कावेरी जी ने अपने नए फ्लैट का दरवाज़ा खोला। कुली ट्रक से सामान उतारकर कावेरी जी के निर्देश पर उन्हें यथास्थान रख गया। कुली के जाने के बाद कावेरी ने अपना रसोई घर काफ़ी मेहनत से सजाया। सारा दिन घर में सामान को संवारने में ही निकल गया। शाम को कावेरी जब आराम से सोफे पर बैठी तो उसे अजीब सी खुशी महसूस हुई। बरसों की घुटन कम होती हुई सी लगी। कावेरी को खुद के फैसले पर विश्वास नहीं हो रहा था। 50 वर्ष की उम्र में वो घर की देहरी पार कर अकेली निकल आई है। ये कैसे संभव हुआ? वैसे आचारशील परिवार की नवविवाहिता संयुक्त परिवार से अलग होकर अपनी गृहस्थी अलग बसा ले तो कोई नई बात नहीं, क्योंकि ऐसा चलन तो आजकल आम है। लेकिन घर की बुजुर्ग महिला गृह त्याग दे और अलग जीने लगे तो यह सामान्य बात नहीं है। कावेरी के दिमाग में सारी अप्रिय घटनाएं एक बार फिर घूमने लगी। कावेरी हिंदी संगीत के शिक्षक राम सिंह की तीसरी बेटी थी। पिताजी अच्छे गायक थे पर दुनियादारी नहीं जानते थे। वे अपने छोटे से गांव संग्रामपुर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते थे। उनका गांव उन्नाव के पास ही था। गांव के परंपरावादी आचारशील परिवार जहां संगीत को महत्व दिया जाता था, शहर की ओर चले गए। गांव में कुल 3 मंदिर थे। आमंत्रण के उत्सवों और शादी ब्याह में गाने का आमंत्रण राम सिंह को मिलता था। उनके कुछ शिष्य घर आकर संगीत सीखते थे। कावेरी की माँ बीमार रहती थी और कावेरी ही उनकी देखभाल करती थी। पिताजी ने किसी तरह दोनों बहनों की शादी कर दी थी। एक छोटा भाई भी था जो स्कूल में पढ़ रहा था। कावेरी अपनी माँ का गौर वर्ण और सुंदर नयन नक्श लेकर आई थी। घने काले बाल, छरहरा बदन और शांत चेहरा बड़ा आकर्षक था। एक उत्सव में कुंडा से आए हरिओम के परिवार के लोगों ने कावेरी को देखा और उसी दिन शाम को हरिओम ने अपने बेटे सूरज चंद्र के साथ कावेरी की सगाई पक्की कर ली। कावेरी के पिता ने भी झटपट बेटी का ब्याह रचा दिया। कावेरी का ससुराल जन धन से वैभवपूर्ण था, लेकिन कावेरी को ससुराल में रहते हुए कुछ दिनों में पता चल गया कि उसका पति बुरी संगति के कारण शराबी बन गया था और अपनी इसी लत के कारण वो अक्सर बीमार रहता था। शराबी पति भला अपनी पत्नी को क्या ही सुख दे पाएगा। कुल 5 वर्षों की गृहस्थी ही कावेरी की तकदीर में लिखी थी। सूरज चंद्र फेफड़े के रोग का शिकार बनकर खांसते हुए कावेरी को छोड़कर चल बसा। सास ससुर पुत्र शोक से बुझ से गए। जेठ ने कावेरी को अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने को कह दिया। गांव में रहकर कावेरी क्या करती? बस दीनहीन बनकर सहानुभूति पाती या कुछ लोग दूसरी शादी का बोलकर पल्ला झाड़ लेते। कावेरी अपने दोनों नन्हे पुत्रों को लेकर अपनी दीदी के यहाँ लखनऊ में रहने लगी। उसने अपनी छूटी हुई पढ़ाई फिर से शुरू कर दी। दीदी के घर का पूरा काम अपने कंधे पर उठाए कावेरी गुस्सैल जीजा के क्रोध का सामना भी करती। उसने किसी तरह इतिहास में एमए तक की शिक्षा पूरी की और शहर के प्रसिद्ध महिला कॉलेज में प्रवक्ता के पद पर काम करने लगी। कावेरी के दोनों बेटे 2 अलग दिशाओं में प्रगति करने लगे। बड़ा बेटा हर्ष पिता की तरह ब्लॉक प्रभारी बन गया। एक गांव के सरपंच की बेटी बिजाती सोनी को हर्ष घर लेकर आया तो कावेरी ने पूरी बिरादरी का विरोध सहन करते हुए हर्ष और सोनी का विवाह रचाया था। दूसरा बेटा विभू कागज व्यापार में लग गया। अपनी कंपनी के मालिक की पुत्री के साथ उसका विवाह हो गया। कावेरी ने दोनों बेटों का पालन पोषण काफ़ी मेहनत से किया था। वो उन पर कड़ा अनुशासन रखती थी। माँ का संघर्ष, जीवन में मिले कटु अनुभवों ने दोनों बेटों की हंसी छीन ली थी। विवाह के बाद ही दोनों बेटे हंसने बोलने लगे थे। सैर सपाटे पर जाना, दोस्तों को घर बुलाना, होटल में खाना दोनों को ही अच्छा लगने लगा। कुछ समय तक कावेरी का घर खुशहाल रहा, लेकिन कावेरी के जीवन में फिर से आंधी आई। छोटी बहू काजल के पिता काफ़ी संपन्न थे,
इसलिए उसके पास ढेर सारे गहने और कीमती रेशमी साड़ियाँ थीं। उस पर हर 2-3 दिन के बाद वो मायके जाती और वापसी पर फल मिठाइयाँ भर भर कर लाती थी। बड़की बहू सोनी ये सब देखकर जल भुन जाती थी। कावेरी दोनों बहुओं को किसी तरह संभालती रहती थी। दोनों के मनमुटाव के बीच फंसकर घर का सारा काम कावेरी को ही करना पड़ता था। होली के त्योहार के समय बहुओं को उनके मायके से 1 सप्ताह पहले ही नेग आ जाता। काजल के माता पिता अपनी बेटी, दामाद और सास के कपड़े आदि लेकर आ गए। काजल काफ़ी खुश थी। होली के पर्व के दिन कावेरी ने बहुओं को महावर लगाने के लिए बुलाया। काजल ने महावर लगवा ली तो सोनी का क्रोध फूट पड़ा। बड़ी बहू को पहले ना बुलाकर छोटी बहू को पहले महावर लगवा दी। मुझे नीचा दिखाना चाहती हैं ना आप? सोनी के कठोर व्यवहार के कारण घर में कलह शुरू हो गई। छोटे बेटे विभू का व्यापार काजल के परिवार से जुड़ा था। वह पत्नी का रोना धोना देख नहीं पा रहा था। वही हुआ जिसका कावेरी को डर था। विभू अपने ससुर के यहाँ रहने चला गया। कुछ समय तक वह कावेरी से मिलने आता जाता रहा, पर धीरे धीरे उसका आना कम हो गया। सोनी अपने पति के साथ बाहर के कार्यक्रमों में जुड़ी रहती थी। घर के कामों में उसकी कभी रुचि रही ही नहीं। यहाँ तक कि सवेरे स्नान कर रसोई घर में आने के रिवाज का भी वो पालन नहीं करती थी। सोनी को जाने क्यों कभी कावेरी के साथ लगाव रहा ही नहीं। कावेरी बहू को प्रसन्न रखने के लिए काफ़ी प्रयास करती थी। इसके बाद भी सोनी का कटु व्यवहार बढ़ता ही जाता था। यहाँ तक कि वो अपने नन्हे बेटे डुग्गू को उसकी दादी कावेरी से हमेशा दूर रखने का प्रयत्न करती थी। कावेरी अंदर से टूटती रही, अकेले में रोती रही और अंत में अलग फ्लैट लेकर रहने का कष्टपूर्ण निर्णय उसने ले ही लिया। आदतवश आज कावेरी सुबह 4 बजे ही जग गई। आँख खुलते ही घर की नीरवता का भान हुआ तो झट से अपना मन घर के काम काज में लगा लिया। रसोई घर में खड़ी कावेरी फिर एक बार चौंकी। भरे पूरे मायके और ससुराल में हमेशा वो 5-7 लोगों के लिए रसोई बनाती थी। आज पहली बार उसे सिर्फ अपने लिए भोजन तैयार करना है। लंबी सांस लेती हुई वो काम में जुटी रही। मन में ख्याल आया कि बहू सोनी नन्हे डुग्गू को संभालते हुए नाश्ता और भोजन अकेले कैसे तैयार कर पाएगी। हर्ष को प्रतिदिन नाश्ते में आलू के पराठे ही चाहिए, उसके साथ आम चटनी भी हो, ये ज़रूरी है। दोपहर के भोजन में भी उसे दाल चावल, तरी वाली सब्जी, दही चाहिए। इतना कुछ सोनी अकेले कैसे तैयार कर पाएगी। कावेरी ने अपना लंच बॉक्स बैग में रख लिया। उसे अकेले बैठकर नाश्ता करने की इच्छा नहीं हुई। केवल कॉफ़ी पीकर वो कॉलेज चल पड़ी। कॉलेज में उसे अपने इस नए घर का पता कार्यालय में नोट कराना था। मैनेजर आयशा भाटिया ने तनिक आश्चर्य से पूछा, आपका अपना मकान अशोक नगर में है ना? फिर आप उतने अच्छे इलाके को छोड़कर यहाँ भरतपुरम में क्यों आ गई? कावेरी फीकी हंसी हंसकर बात टाल गई। कॉलेज में कुछ ही समय में बात फैल गई कि कावेरी बेटे बहू से लड़कर अलग रहने लगी है। जाने इस उम्र में भी लोग कैसे परिपक्व नहीं होते, छोटों से लड़ते झगड़ते हैं। जब बड़े बूढ़े ही घर छोड़कर भागने लगेंगे तो समाज का क्या हाल होगा। इस तरह के कई ताने सुन कावेरी खून का घूंट पीकर रह जाती थी। कावेरी को अकेला स्वतंत्र जीवन काफ़ी अच्छा भी लग रहा था। रोज रोज की खींचातानी, तू मैं से छुटकारा तो मिल गया। घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो कितना काम करती थी, फिर भी बहू ताने देती रहती थी। कावेरी ने अपने वैधव्य का सारा दुख अपने दोनों बेटों के चेहरे को देखते हुए ही झेला था, पर आज स्थिति बदल गई है। आज बेटे भी माँ को भार समझने लगे हैं। बहुओं की हर बात मानने वाले दोनों बेटे अपनी माँ के दिल में झांक कर क्यों नहीं देखना चाहते हैं। बहुओं का अभद्र व्यवहार सहन करते हुए क्या कावेरी को ही घुट घुट कर जीना होगा। कावेरी ने जब परिवार से अलग रहने का निर्णय लिया
तब दोनों बेटे चुप ही रहे। कावेरी की आंखों में आंसू भर आए थे। कावेरी के पति सूरज चंद्र का श्राद्ध था। वो अपने बेटे, बहुओं व पोतों के साथ गांव में ही जाकर श्राद्ध कार्य संपन्न कराती थी। गांव में कावेरी के सास, ससुर, बुआ और अन्य परिवारी जन रहते हैं। हर्ष ही सबके लिए टिकट लिया करता था। गांव में पत्र भेजकर पंडित जी और ब्राह्मणों से सारी तैयारी करवा कर रखता था। श्राद्ध में कुल 8 दिन बाकी हैं और अब तक कावेरी को किसी ने कोई खबर नहीं दी। क्या दोनों बेटे उसे बिना बुलाए ही गांव चले जाएंगे? कावेरी अकेले गांव पहुंचेगी तो बिरादरी में हो हल्ला हो जाएगा। अभी तक तो उसके अलग रहने की बात शहर तक ही है। कावेरी का मन घबराने लगा। अपने अलग फ्लैट में रहने की बात वो अपने सास ससुर से क्या मुंह लेकर कह पाएगी? उसके वयोवृद्ध सास ससुर आज भी संयुक्त परिवार में ही जी रहे हैं। ससुर की विधवा बहन, विदुर भाई, भाई के 2 लड़के, दूर रिश्ते की एक अनाथ पोती, सब परिवार में ही रहते हैं। उन्होंने कावेरी को भी गांव में आकर रहने को कहा था, पर वही नहीं आई थी। क्या इतने लोगों के बीच मनमुटाव नहीं रहता होगा? क्या आर्थिक परेशानियां नहीं होंगी? पता नहीं ससुर जी कैसे इस उम्र में सब कुछ संभालते हैं। कावेरी ने मन मारकर हर्ष को फ़ोन किया, पर फ़ोन नहीं उठा। कावेरी को पहली बार घर त्यागने का दर्द महसूस हुआ। क्या करे वो? ट्रेन से अपने अकेले का आरक्षण करा ले, पर यह भी तो नहीं पता कि लड़कों ने गांव में श्राद्ध करने की व्यवस्था की भी है या नहीं। उसे अपने दोनों बेटों पर क्रोध आ रहा था। क्या माँ से बातचीत नहीं कर सकते हैं वो? लेकिन कावेरी अपने बेटों से न्यायपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा कैसे कर सकती है, जब उसने ही स्वयं परिवार त्याग कर बेटों से दूरी बना ली है। अब कौन किसे दोष दे? कावेरी ने अंत में गांव जाने के लिए अपना टिकट बनवा ही लिया और कॉलेज में भी छुट्टी की अर्जी दे दी। कावेरी विचारों के झंझावात से घिरी गांव पहुंची थी। उसके पहुंचने के बाद ही हर्ष, सोनी, अभी और विभू, काजल और डुग्गू पहुंचे। कावेरी ने जैसे तैसे बात संभाल ली। श्राद्ध अच्छी तरह संपन्न हुआ। कावेरी की वृद्ध सास और बुआ उसके परिवार के बीच में अलगाव को देख रही थी। डुग्गू अपनी दादी के गले लगकर बार बार पूछ रहा था, दादी आप घर कब आएंगी? आप हमसे झगड़ कर चली गई हैं ना? मैं भी मम्मा से झगड़ने पर घर छोड़कर चला जाऊंगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलते, जाओ अभी के साथ खेलो। कावेरी ने मुश्किल से उसे चुप कराया। शहर वापसी के लिए जब सब लोग तैयार हो गए, तब कावेरी के ससुर ने अपने दोनों पोतों को बुलाकर पूछा, तुम दोनों अपनी माँ का ध्यान रखते हो कि नहीं? तुम्हारी माँ काफ़ी दुबली और कमज़ोर लगती है। जीवन में बहुत दुख पाया है उसने, अब कम से कम उसे सुखी रखो। हर्ष और विभू चुपचाप दादा की बात सुनते रहे। उन्हें साष्टांग प्रणाम कर सब लोग लौट गए थे। गांव से वापस आने के बाद कावेरी और भी अधिक बुझ गई थी। कितने महीनों बाद उसने अपने दोनों बेटों का मुंह देखा था। दोनों प्यारे पोतों का आलिंगन उसे गदगद कर गया था। बहू सोनी भी काम के बोझ से कुछ थकी थकी लग रही थी। हर्ष काफ़ी खांस रहा था, वो कुछ बीमार रहा होगा। विभू अपने चंचल बेटे अभी के पीछे दौड़ते दौड़ते ऊब रहा था। काजल विभू का ज़्यादा ध्यान नहीं रख रही थी। खैर मुझे क्या, चलाएं अपनी अपनी गृहस्थी, मेरी ज़रूरत तो किसी को भी नहीं है। सब अपना घर संभाल रहे हैं, मैं भी अपना जीवन किसी तरह जी ही लूँगी। कावेरी के कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रम था। अध्यापक गण अपने परिवार के साथ आए थे। अपने साथियों को परिवार के साथ हंसता बोलता देखकर कावेरी के मन में कसैलापन भर गया। उसे अपने परिवार की याद सताने लगी। हर वर्ष उसके दोनों बेटे इस कार्यक्रम में आते थे। कावेरी इस कार्यक्रम में गीत गाती थी। माँ के सुरीले कंठ से गीत की स्वर लहरी सुन दोनों बेटे काफ़ी खुश होते थे। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम में अकेली बैठी कावेरी का मन व्यथित था।
कावेरी को इधर कुछ दिनों से अपनी एकांत जिंदगी नीरस लगने लगी थी। ना कोई तीज त्योहार ढंग से मना पाती और ना ही किसी सांस्कृतिक आयोजन में जा पाती। कहीं चली भी गई तो लोग उससे उसके परिवार के बारे में प्रश्न अवश्य पूछते थे। पड़ोसी भी उससे दूरी बनाए रखते थे। एक दिन उसने अपने 2 पड़ोसियों की बातें सुन ली थी। रमा, तुम अपने यहाँ मत बुलाना उसे, हमारे सुखी परिवार को उसकी नज़र लग जाएगी। पता नहीं इतने बड़े फ्लैट में वो अकेली कैसे रहती है। ज़रूर इसमें कोई खोट होगा, तभी तो इसे पूछने कोई नहीं आता है। कावेरी ये संवाद सुनकर पसीना पसीना हो गई थी। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी। कावेरी हड़बड़ा कर उठी। रात भर नींद नहीं आने के कारण शायद भोर में उसकी आंख लग गई। कावेरी की नौकरानी चंदू आ गई थी। चंदू जल्दी जल्दी सफाई का काम करने लगी। मेम साहब, मुझे बेटे के लिए एक पुरानी साइकिल लेनी है। बेचारा हर दिन बस से आता जाता है। बस में बड़ी भीड़ रहती है। तुम मुझे 600 रुपये उधार दे दो, मैं हर महीने 100-100 रुपये करके चुका दूंगी। चंदू बर्तन मलते मलते कह रही थी। लेकिन चंदू, तुम्हारा बेटा तो तुम्हारी बात नहीं सुनता है। तुम्हें रोज 10 गालियां देता है। रोज तुम उसकी सैकड़ों शिकायतें करती हो और अब उसके लिए कर्ज लेना चाहती हो। कावेरी कॉफ़ी पीते हुए आश्चर्य से पूछ रही थी। अरे मेम साहब, अपनों से ही तो हम कहासुनी कर सकते हैं। बेचारा बदनसीब मेरी कोख में जन्मा, इसीलिए तो गरीबी का सारा दुख झेल रहा है। अच्छा खाना कपड़ा कुछ भी तो मैं उसे नहीं दे पाती हूँ। बेटे के आराम के लिए थोड़ा कर्ज लेकर उसे साइकिल दे सकूँ तो मुझे आत्मसंतोष होगा। फिर माँ बेटे में क्या दुश्मनी टिकती है भला। अब आप खुद का ही हाल देखो ना। इन 7-8 महीनों में ही आप कितनी कमज़ोर हो गई हैं। अकेले में आराम तो खूब मिलता है, पर मन को शांति कहाँ मिलती है। चंदू कपड़ा निचोड़ती हुई बोले जा रही थी। चंदू, तुम आजकल बहुत बकबक करने लगी हो, चुपचाप अपना काम करो। कावेरी को कड़वा सच शायद चुभ रहा था। मेम साहब, कुछ गलत बोल गई हूँ तो माफ़ करना। मैं आपका दुख देख रही हूँ, इसी कारण मुँह से निकल गया। अच्छा, मुझे रुपए कल परसों देंगी तो अच्छा रहेगा। एक पुरानी साइकिल मैंने देख रखी है। दुकानदार रुपए के लिए जल्दी कर रहा है। चंदू ने अनुनय भरे स्वर में कहा। चंदू, रुपए आज ही ले जाना। चलो जल्दी काम पूरा करो, देर हो रही है। कावेरी रसोई घर में चली गई। कावेरी का मन विचलित होने लगा। ठीक ही तो कहती है चंदू। हर्ष और विभू को देखे बिना उसे कितना दुख होता है। पास पड़ोस में बेटे बहू की निंदा भी तो होती होगी। सास को घर से निकालने का दोष बहुओं पर ही तो लगाया जाता है। अपने पोतों से दूर रहना कितना दर्दनाक है। अभी और डुग्गू दादी से बहुत प्यार करते हैं। आखिर परिवार से दूर रहकर अकेले जीवन बिताने में उसे क्या सुख मिल रहा है। चंदू जैसी साधारण महिला भी परिवार के बंधनों का मूल्य जानती है। परिवार से अलग होना क्या कर्तव्यच्युत होना नहीं है। परिवार में यदि हर सदस्य अपने अहम को ही महत्व देता रहे तो सहयोगपूर्ण वातावरण कैसे बनेगा। बहू का व्यवहार चाहे जैसा हो, पर वो घर छोड़कर जाने की बात तो नहीं करती। परिवार को विघटन से बचाने के लिए सबको अपने अपने हिस्से का सहयोग देना पड़ता है। उसकी भी माँ, दादी सब ने परिवार के लिए जाने कितने समझौते किए हैं। माँ को घर से निकलते देखकर हर्ष को कितना दुख हुआ होगा। कावेरी रात भर करवट बदलती रही। सुबह होते ही उसने दृढ़ निश्चय के साथ हर्ष को फ़ोन लगाया और अपने वापस घर आने की सूचना दी। वो पैकिंग करने लगी। दोपहर में दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो सामने दोनों बेटे बहुएं और पोते खड़े थे। बड़ी बहू ने झुककर प्रणाम किया। अम्मा, अपने घर चलिए। आपके बिना घर अनाथ जैसा लगता है। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। अपनी बेटी समझकर माफ़ कर दीजिए। कावेरी ने बहू को छाती से लगा लिया। सांझ का भूला सुबह को घर लौट आए तो वो भूला नहीं कहलाता बेटी। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ। धन्यवाद।